1-1 स्कूल में आपका स्वागत है। सबकी बात आपके साथ। आज हमारे बीच दोस्तों एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने सियासत से लेकर खेल के मैदान तक और समाज सेवा में एक मकाम बनाया है अपना। एक ज़िंदगी की एक स्ट्रगल, मेहनत और मशक्क़त के बाद एक बुलंदी के मकाम पे पहुँचे हैं। हमने सुना है कि उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, तो आओ चलो उनसे बात करके देखते हैं। जनाब बलबीर सिंह जी रेणु साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और समझते हैं हम उनके उस स्ट्रगल को जो हमें एक मार्ग दिखाएगा अपनी और आने वाले युवा पीढ़ी को। आइए बलबीर सिंह रेणु जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज आप हमारे बीच मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि अपने व्यूवर्स के साथ आप ज़िंदगी के वो हालात को शेयर करें जिससे देश की युवा पीढ़ी को एक लेसन मिले और वो जाने कि तरक्की किस तरह की जाती है। हम आपसे बात करेंगे। आप सियासत से लेकर, खेलों से लेकर, समाज सेवा से लेकर हर मैदान में आपने बाजी मारी है और हम चाहते हैं कि आपके हर मैदान की एक एक बात को लेकर हम आगे बढ़ें। तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए, आप बहुत से मुख्तलिफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे हैं, एसोसिएशन हो या बिल्डर्स की एसोसिएशन हो या फॉरेस्ट से जुड़ी कोई बात हो, तो आप उन चीज़ों को बेहतर जानते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपने ज़िंदगी का सफ़र अपना कैसे शुरू किया। देखिए, मैं बलबीर सिंह रेणु, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। गांव हमारा गुजरपुरा, तहसील बटाला, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। और मैं सिर्फ 2 माह मेरी उम्र थी जिस वक़्त मेरे पिताजी और हमारे परिवार को, मेरी मम्मी को और मेरी बहनों को नागपुर लेके आए। और उस टाइम से आज तक हम जो कुछ भी हैं, हमको जो कुछ भी दिया है पूरा नागपुर ने दिया है, शहर समाज के लोगों ने हमको दिया है। और जहाँ तक सवाल है, मुझे कहा गया है कि मैं ये बताऊं कि मेरा प्रोग्रेस कैसे हुआ, स्ट्रगल मैंने क्या किया, किस परिस्थितियों से मैं गुजरा, तो मुझे ये बताने में ज़रा भी संकोच नहीं कि मैं सिर्फ 6 साल या 7 साल का था तो मुझे अपने पिताजी से दूर होना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी गुजर गए, उनका इंतकाल हो गया जी। और उसके बाद हमारी पोजीशन, हमारी जो परिस्थिति थी वो उसकी ये हालत थी कि हम आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि हमारी माँ ने मुझे और मेरी 2 बड़ी बहनें, उन्होंने हमारे चाचा के यहाँ पर उनका घर का काम, घरगुती काम जिसको अपन बोलते हैं, वो करके उन्होंने हमको पाला। और जैसे तैसे स्कूल ज्वाइन हुआ। बगदादिया प्राइमरी स्कूल में मैंने 4 क्लास उर्दू पढ़ा। उर्दू से आप? जी हाँ, उर्दू 4 क्लास मैंने नागपुर में उर्दू पढ़ा जी। फिर 5वीं क्लास के लिए हमारा एडमिशन करवाया गया अंजुमन ब्रांच हाई स्कूल गांजाखेत में। और वो 47 का दौर था उस वक्त, जो मुल्क की आज़ादी और ये सारे ऐसे हालात हैं वो सबसे आप वाकिफ हैं अच्छी तरह। तो उस वक्त हमारे घर वालों ने हमको उठा के मराठी मीडियम विनायकराव देशमुख हाई स्कूल जी, उस मराठी मीडियम में हमको एडमिट करा दिया। और जोशी करके मास्टर थे, उनका मैंने 1 साल ट्यूशन ली, क्योंकि मराठी विषय मेरे लिए एकदम नया था। तो 1 साल ट्यूशन लेने के बाद फिर 5वीं मैंने पास की। उसके बाद में 11वीं मैंने पास की और मुझे कभी आवश्यकता ट्यूशन की मराठी के लिए नहीं पड़ी। और इस तरह मेरा एक मुकाम शुरू हुआ। और उसके बाद में घर की परिस्थितियों की वजह से, जो उस वक़्त के हमारे जो सर्कमस्टांसेस थे, घर का जो बोझ था हमारी माँ पर था, उनके माँ को बोझ को मैंने शेयर करना ज़रूरी था जी। तो उस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी। और कई लोगों को ये बताने में संकोच होता है, लेकिन मुझे ज़रा भी संकोच नहीं कि 1957 में मैंने हेवी ड्यूटी ट्रक का लाइसेंस लिया जी। और अपने अंकल का 3 साल तक मैंने ट्रक चलाया। और मुझे आज मैं जो कुछ भी हूँ, आप यही समझ के चल सकते हैं कि मैं ट्रक ड्राइवर से लेकर यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और उसके बाद में धीरे धीरे बिजनेस में कुछ पैसे 4 जमा हुए, धीरे धीरे बिजनेस किया। और फिर टिम्बर का मैंने बिजनेस किया,
जंगल फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर में रहा, फॉरेस्ट लेते रहे 100 मील, और उसके बाद में आज की तारीख में मैं होटेलियर हूँ और बिल्डर हूँ और बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा। फॉर एग्जांपल मेरी सोशल सर्विस की शुरुआत हुई वो 1972 में हुई, जिस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया नागपुर टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन का। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस वक्त मैं जब खड़ा होता था बोलने के लिए, क्योंकि लिखना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक उसको अपने मुखों से मुख द्वारा उसको कहना और लोगों की उसकी जानकारी देना लोगों की चाहत के मुताबिक, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं बोलने के लिए खड़ा होता था तो मेरे पैर कांपते थे, बोलना कुछ होता था और मैं बोल कुछ जाता था। लेकिन समय के साथ में परिस्थितियां बदल के ही अनुभव प्राप्त होता रहा और करते करते आज इस मुकाम पे मुझे प्रभु परमेश्वर ने, क्योंकि ईश्वर अल्लाह ये सब एक हैं, ये मेरा मानना है। तो मेरा ये मानना है कि उसने मेरे को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी विषय पे मुझे कभी कुछ मौका है परिस्थितियों का सामना करने का, तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। एक वाकया मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि सवाल यह है कि कभी भी जिंदगी में इंसान ने किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं बताऊंगा 1988 का वाकया है। नागपुर में बहुत ज़बरदस्त लोड शेडिंग चल रही थी, पावर कट, आज भी पावर कट आप देखते हैं, अपने को महसूस होता है, घंटों बिजली चली जाती है। उस वक्त मैं टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था और हुआ ये कि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग थी कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि जिनके पिछले साल जिन्होंने जितने काम किया था, जितने यूनिट उन्होंने बिजली जलाई थी, उसके अनुपात से 30% या 35% यूनिट इस साल में काम करने को मिलेंगे। और हमारा उनसे आग्रह था, उस वक्त शंकर राव चौहान मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और हमारा उनसे आग्रह था कि भाई आप पूरे यूनिट जितने हमारे इलाके में टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन में हमारे सदस्यों के टोटल जने हैं वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस साल, जितना परसेंटेज आपको कम करना कर दो। लेकिन ये नहीं हो कि किसी कारणवश किसी के पास में टिम्बर नहीं है, उसकी माली हालत ठीक नहीं है और वो गए साल काम नहीं कर पाया, इस वजह से वो इस साल उसको मौका काम करने का ना मिले, ये नहीं होना चाहिए। जी, आपने टिम्बर की बात की, शुरुआती जो कदम जिंदगी में आपने तिजारत में रखा तो उसमें टिम्बर लाइन से आप आ गया, तो इसके बहुत करीब से आपने उसको देखा है। आपके दौर में फॉरेस्ट मिनिस्टर हुआ करते थे नाना बाबू अम्बेडकर, और उस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, तो टिम्बर की बात जंगलों से जुड़ी है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी बातें हैं। तो आपने क्या दिक्कतें उसमें झेली हैं उस वक्त के पीरियड में, और आज आप क्या दिक्कतें देखते हैं? देखिए, जहाँ तक टिम्बर का सवाल है वो 1990 में मैंने टिम्बर का काम बंद कर दिया, और जहाँ तक जंगलात का, फॉरेस्ट का सवाल है, 1972 में मध्य प्रदेश नेशनलाइज हुआ, क्योंकि हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह जंगल लेते थे। 1972 में मध्य प्रदेश नेशनलाइज हुआ और 1982 में महाराष्ट्र नेशनलाइज हुआ। जिस वक्त महाराष्ट्र नेशनल, उस वक्त नाना भाऊ अम्बेडकर वो उस वक्त वन मंत्री थे। जी, इसमें दिक्कतें किस तरह की आती रही, मतलब आज भी कैसी दिक्कतें हैं उसमें काम करने वालों को? जो लोग काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है या फॉरेस्ट के कुछ कानून ऐसे बन गए हैं कि उसमें अब वो मतलब काम नहीं रहा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लेकर भी कुछ दिक्कतें आती हैं। इसके साथ साथ आप उसके बाद आपने दूसरी जो तिजारतों में कदम रखी, उसमें आपने कैसे काम किया? होटलिंग का बिजनेस है या फिर कंस्ट्रक्शन की लाइन है, आपने विकास में एक बड़ा रोल अदा किया है, तो उसमें आज क्या देखते हैं आप भविष्य? देखिए, जहाँ तक सवाल है बिजनेस, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पे शिफ्ट होने का, वो कभी कभी किसी समय किसी व्यक्ति की मजबूरी भी होती है। 1990 में मैं टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी था और मेरा सॉमिल था, पंजाब टिम्बर्स के नाम से हम सॉमिल चलाते थे। लकड़गंज में मेरी खुद की आरा मशीन थी, सॉमिल था। लेकिन उस वक्त मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, दिल्ली से आते समय मेरा फीमर फ्रैक्चर हुआ और ये हालत हो गई थी कि हड्डी मेरी टूट के बिल्कुल ऐसी से ऐसी हो गई थी और उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर थे, और उसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने देखते से कह दिया कि तो आपको कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे ये पूरी तरह ठीक होने में।
वो भी मैं गारंटी नहीं लेता जी। लेकिन एक मेरा विल पावर था जी। एक मेरी इच्छा थी काम करने की। तो ऑपरेशन 4 साल मेरे को लगे। 94 जनवरी में मैं पूरी तरह ठीक हुआ, बिगर लकड़ी के, बिगर वैसाखियों के। नहीं तो 3 साल में मेरे कम से कम 5 बार ऑपरेशन हुए उस बात को लेकर, और उससे मैं बाहर हुआ। और उस वक्त जो टिम्बर का व्यवसाय था, वो टिम्बर का काम ऐसा था कि पूरा डिपेंड करता था बिजनेस बाहर से जो लकड़ी हम खरीदते हैं। लकड़ी खरीदने के बाद में डिपो से होता था, जंगल बंद हो गए थे, डिपो से लकड़ी खरीदी लाना, और डिपो से खरीदी ही मेन इंपॉर्टेंट चीज, जिसको तजुर्बा था। क्योंकि लकड़ी एक ऐसी चीज है, उसमें आप देख सकते हैं बाहर से देख के उसको जो बता नहीं सकते कि अंदर कैसे निकलेगी। झाड़ अपन देखते हैं, झाड़ देख के कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो एक व्यक्ति का तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस देख के, झाड़ को देख के, उसकी लकड़ी की बनावट को देख के एक अंदाजा लग सकता है कैसी है। तो उस वजह से टिम्बर का काम बंद जब मैंने कर दिया, मुझे मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि जब मेरे को लगा कि 3-4 मेरे जो बच्चे हैं वो उस वक्त इस काबिल नहीं थे कि वहां से लकड़ी खरीद कर आ सके। तो उस वजह से, और मैंने जहाँ तक सवाल है होटल प्रीतम का, मेरे फंड्स उस वक्त थे, तो मैंने 85 में होटल चालू कर दिया था। और उस वक्त मेरा बड़ा बच्चा शायद मैट्रिक में था, तो वो उनका ध्यान होटल में ही चला गया, और उनको लकड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे को लकड़े का काम इस वजह से उस वक्त बंद करना पड़ा। जी, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप सियासत के मैदान से लेके खेलों के मैदान तक आपने बाजी मारी है, तो आपका जो एक्सीडेंट हुआ, जो घुटनों की आप बात कर रहे हैं, तो इससे आपके खेलों पे क्या असर पड़ा? आप बेहतरीन खिलाड़ी रहे बैडमिंटन के, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो इससे खेल पे आपके क्या असर पड़ा? देखिए, खेल पे ऐसा पड़ा कि मैं शुरू से ही कोशिश मेरी यही रही है कि मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी हालात से मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश किया कि कोई ना कोई गेम खेलूं, और पसीना निकालना मेरी एक आदत बन गई। तो मैं बहुत सारे गेम, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इंडियन गेम में हुतुतु, कबड्डी, मराठी में उसको हुतुतु बोलते हैं, अपन कबड्डी बोलते हैं, कबड्डी, खो खो, ये सारे गेम खेले। और अल्टीमेटली एक दिन मैंने एक ऐसे बैडमिंटन का गेम देखने के लिए चला गया। एक हमारे नागपुर के बहुत मशहूर खिलाड़ी थे समी खान, और उनके पार्टनर थे सरदार गुलचा। उनका मैंने नागपुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करता था, उनके कोर्ट में उनका मैच चालू था। मैच देखने के बाद में मैंने देखा, और जो उनका पसीना निकल रहा था, और जिस तरह से वो बॉल ले रहे थे और शटल हिट कर रहे थे और पॉइंट ले रहे थे, मुझे लगा कि मैंने, और उस वक्त मैं थोड़ा सा ओवरवेट भी हो गया था, सोचा कि ये गेम मैं खेलूंगा तो मुझे लगता है कि मैं कुछ करवाऊंगा। और शायद उस वक्त मेरी उम्र 33 से 34 साल मेरी उम्र थी जब मैंने बैडमिंटन सोचने का ठाना। और उसके बाद में कुछ शौक इतना हो गया, कोचिंग भी ली, एक चाचा मुदलियार करके थे, उनसे कोचिंग भी ली बैडमिंटन की, और शौक बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि अल्टीमेटली 48 की एज में वेटरन्स के टूर्नामेंट जो होते हैं, वेटरन्स यानी 45 साल की उम्र एज ग्रुप के लोगों में ही आपको खेलना है, तो 45 एज ग्रुप को ऊपर वेटरन्स का स्टेट चैंपियन बना मैं बैडमिंटन में। जी, ये जो घुटनों का जो बात हुई थी, उससे आपको कोई खेल में आपको कुछ फर्क पड़ा? हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो 1990 में जो एक्सीडेंट हुआ, 4 साल तक मैं कुछ नहीं खेल पाया, लेकिन उसके बाद में मेरी एक इच्छा थी। जैसा मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, 90 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और दिल्ली के हॉस्पिटल में, सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद में नेक्स्ट डे जब मेरे को होश आया, और डॉक्टर SP मंडल करके थे, उस वक्त वो दिल्ली के टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो आए, तो मैंने उनको पहला सवाल किया, डॉक्टर साहब मैं बैडमिंटन खेल पाऊंगा क्या? जी। वो मुझे देख के हैरान हो गए, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखिए, नॉर्मली हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आपकी विल है खेलने की, आप खेलने की इच्छा है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बैडमिंटन जरूर खेलोगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 94 जनवरी में मैं ठीक हुआ, और 2-3 महीने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मूवमेंट्स वगैरह करके मैंने बैडमिंटन खेलना चालू कर दिया। जी। और उसके बाद में भी 10 साल तक, 2004 तक मैं बैडमिंटन खेला, 2004 तक बैडमिंटन खेला, और उसके दौरान भी वेटरन्स के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट होते हैं वो भी जीते। जी। और अल्टीमेटली 2004 में मुझे नी जॉइंट्स की तकलीफ, अर्थराइटिस जो हो गया, मेरे को घुटनों की तकलीफ होने लगी, तो मैं खेलना मैंने बंद कर दिया, मैं नहीं खेल पाया। तो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर संतानी, डॉक्टर महाजन, इनसे मिला, डॉक्टर
बाबुलकर, उन्होंने भाभी आपको नी जॉइंट जो है रिप्लेस करने पड़ेंगे। उससे ये शंका होती थी कि अभी थोड़ा बहुत चल रहा हूँ, लंगड़ा के भी चल रहा हूँ हल्का था, लेकिन कम से कम ऐसा ना हो कि चलने लायक ही नहीं रहूं। बहुत बार मैं सोचता था, बहुत बार जिनके ऑपरेशन हुए थे नागपुर में, कम से कम 20 लोगों को जाके मिला, उसमें से आधे सेटिस्फाइड थे, आधे बोलते थे कोई मतलब नहीं है, 2-4 ने तो बोला भूल के नहीं कराना। फिर एक दिन मैंने जी न्यूज में टीवी पे देखा कि बिशन सिंह बेदी जो अपने क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं जी, वो उनका आ रहा था इंटरव्यू, और उन्होंने कहा कि मैंने दोनों नई जॉइंट रिप्लेसमेंट कराए हैं और मैं बिल्कुल बड़ा चंगा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा भांजा इंडियन एयरलाइंस में आरपी सिंह दिल्ली में थे उस वक्त, मैंने उसको फोन किया, मैंने जरा बेटा बिशन सिंह बेदी का पता लगाओ और उसका मेरे को सेल नंबर दो। तो उन्होंने पता करके मेरे को उनका सेल नंबर दिया, मैंने बिशन सिंह बेदी को फोन किया जी, उनको बताया, अपना परिचय दिया भी ऐसा ऐसा है, यही है। वो बोले बिल्कुल करा लो, जहां आपको लगे दिल्ली आना है तो दिल्ली हम गाइड कर देंगे, आपको जहां कराना करा लो, लेकिन एक है कि इसके बाद में जो फिजियोथेरेपी है वो पूरी जरूर करना, वो बीच में नहीं छोड़ना। मैंने जी ठीक है। फिर मैं जिस पेशो में था कि ऑपरेशन कहाँ कराऊं, तो मेरे सन इन लॉ डॉक्टर हैं, डॉक्टर संधू, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी सीनियर हैं, एमडी हैं, वो जबलपुर में है वो। तो उनको मैंने कहा, उनके जो फॉरेन में कलीग्स हैं उनके बहुत सारे, उन्होंने पता किया और अल्टीमेटली उन्होंने मुझे कहा कि आप डॉक्टर संतानी नागपुर में हैं, उनसे करा लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बिलीव मी, ये मेरी बात उनसे हुई है करीबन 11-11:30 बजे सुबह, मैं ऑफिस में बैठा था अपने। तो मैंने डॉक्टर संतानी को फोन किया, क्योंकि 1.5 साल पहले उसका मेरा मशवरा लेना उससे चालू ही था कि भैया आप मेरे को बताइए कि कब कराऊं, क्या करूं। तो उससे मैंने बोला, मैंने डॉक्टर साहब मैंने ऑपरेशन करने का तय कर लिया है, करवाना है मेरे को जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो बोले आप एक काम करो, आज एडमिट हो जाओ, कल सुबह ऑपरेशन कर देते हैं जी। मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। बिलीव मी, मैं अपनी गाड़ी उठाया, गाड़ी में खुद ही ड्राइविंग करता हूँ, आज भी करता हूँ, पहले भी करता था जी। मैंने कभी शोफर ड्रिवन गाड़ी इस्तेमाल नहीं की जी। तो मैं सीधा पहुंचा, वहां जाके गाड़ी खड़ी की, पार्क की और हॉस्पिटल चलेगा कुछ चल के। तो पहली बात तो डॉक्टर बोले यार आप अकेले आए हो? मैंने हाँ अकेला आया हूँ। बोले ये पहला केस है हमारी कि कोई अकेला पेशेंट कुछ चल के आया है। मैंने यार अभी आ जाएंगे, फोन कर दिया मैंने, अभी घर से आते होंगे। मैंने घर पे फोन कर दिया, मैंने भी मेरा दोपहर का खाना भी ले आओ और पजामे कुर्ते वगैरह लेके आओ, यहाँ तो इजी ड्रेस हो ना। तो वो आए, उस हिसाब से एक पहला ऑपरेशन उन्होंने मेरा 7 फरवरी 2006 को किया, और एक घुटने का लेफ्ट का पहले किया जिसमें ज्यादा तकलीफ थी, और राइट नी का उन्होंने ऑपरेशन किया शायद एक हफ्ते के बाद 14 फरवरी 2006 को जी। और उसके बाद फिजियोथेरेपी डॉक्टर मंगला देशपांडे करके नागपुर में है, रामदासपेट जी, जो शायद लता मंगेशकर कॉलेज की डीन भी हैं। तो उनके पास में मैंने फिजियोथेरेपी की और महीना 1.5 महीना फिजियोथेरेपी की। 2-3 दिन मैं ड्राइवर को लेके गया गाड़ी लेके फिजियोथेरेपी के लिए, और चौथे दिन खुद ड्राइव करके गाड़ी गया और जाके दोनों खुद गाड़ी लेके जाता था, बैसाखियों से वॉकर लेके जाता था, उतरता था और फिजियोथेरेपी करके वापस घर आ जाता था जी। ये जिंदगी के हालात बलबीर सिंह जी रेनू के सुनकर तो मुझे यही लगता है कि नहीं रहती कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियां तो रहती है तूफानों से वाबस्ता, और हमारा ही जिगर है, हमारा ही कलेजा है कि हम अपने जख्म रखते हैं नमकदानों से वाबस्ता। तो ये बात रही आपकी अपनी जिंदगी की, आपकी अपनी जिंदगी की। लेकिन एक बात जो जब हम बात युवाओं की करते हैं तो मेरे जहन में एक बात आती है कि एक ऐसा वक्त था आपकी ज़िंदगी की सियासत का, एक ऐसा वक्त था जब लोग कहा करते थे कि जो चट्टानों से टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे बलबीर सिंह जी रेनू कहते हैं। तो शायद आप युवाओं की युवा राजनीति से आप जुड़े रहे हैं। एक वक्त था जब आप संजय गांधी के सिपह सालारों में आपकी गिनती होती थी। तो हमें हमारे 1-1 स्कूप के दर्शकों को उस युवा अवस्था की सियासत के बारे में बताइए और आज की जो राजनीति चल रही है उस पर हम फिर बात करेंगे। तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। और ये जो 4 लफ्ज जो बोले मेरे लिए
चट्टानों से जो टकराते हैं उसे बलबीर सिंह रेणु कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहते हुए जब हमको बिजली की कुछ तकलीफें आई तो उस वक्त शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री थे, उससे मैं इतनी बुरी तरह टकराया उनके चैम्बर में, वो वाकया आपको बताऊंगा जी। तो हमारे करसन कांजी पटेल, बलजीत राय कोहली, शिवजी भाई शाह, ये हमारे सीनियर सारे प्रेसिडेंट जो थे वो साथ में थे। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे तू बोलना नहीं, क्योंकि मैं कभी किसी से किसी विषय को लेकर कभी डरा नहीं, गलत कभी करने का सोचा नहीं, और सामने वाला गलत कर रहा है तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जी। तो मैंने उनसे, उन्होंने बोले यार तू बिल्कुल बोलना नहीं बीच में। तो ये बात हो गई कि नागपुर वो जब आए थे तो वो डेपुटेशन हमारा उनको मिलने के लिए गया, तो उन्होंने हमें कहा कि हमने बहुत सारी समस्याएं बताई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मुंबईला जा पाओ, और हम लोग फिर डेपुटेशन लेके चले गए। तो जब वो वहां गए तो वहां उन्होंने बोला कि ये फालतू बात है, ये कहीं शक्य नहीं, तुम या तो जैसे आले तैसे परत जा आओ, ऐसा ये होने की कोई शक्यता नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। के पटेल उस वक्त मेरे प्रेसिडेंट थे, करसन कांजी पटेल गुजर गए बेचारे वो। तो मैंने उनसे कहा, थोड़ा इशारा किया, पीछे मेरे को इन्होंने बिठाए थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मैं बोलूं, तो उसको मैंने इशारा किया, बोला यार, तो उन्होंने देख लिया कि अभी यहाँ से तो पता कटी गया है, वापस जाना है, तो वो कहने लगे कि ठीक है आप बोलो। मैं खड़ा हो गया, बोला चौहान साहब मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। नहीं बात हो गई, बोले कोई बात नहीं करनी। मैंने साहब मत सुनो, मैं वही करने के लिए आया हूँ कि आपको बोल रहा हूँ कि मेरी बात नहीं सुनो। अब इसके बाद में मैंने क्या करने का सोचा है, ये मेरी बात तो सुनना है, 2 मिनट बात सुनने में तो कठिनाई नहीं है। आप हमारे मुख्यमंत्री हमारी बात भी सुनेंगे नहीं, हमारे को इतना भी हक नहीं देंगे। ठीक है बोलो, बोले बड़े गुस्से से बोले ठीक है बोलो, बोले जितना उन्होंने बड़ी तकलीफ में आके मुझे टाइम दिया बोलने का। बोलो बोले, मला साहब आप नागपुर आए थे, आपने कहा मुंबईला या आम्ही पाहू। ट्रेन के ऊपर में हमको 400 लोग, हमारे ये डेपुटेशन को ट्रेन पे चलाने के लिए 400 लोग आए थे। मैंने थोड़ी सी अतिवृष्टि थी बोला, झूठ बोला, लेकिन कभी कभी सीधा रास्ता अख्तियार करने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता भी कभी मौका है तो चलना पड़ता है जी। तो मैंने हमारे को 400 लोग हार शंकरराव चौहान जिंदाबाद, शंकरराव चौहान जिंदाबाद के नारे लगते हुए गाड़ी हारों से सजी हुई है। अभी अभी आप देखेंगे ट्रेन अगर देखेंगे तो सजी हुई है, और हमको इस लिहाज में भेजा। और इस पोजीशन में आने के बाद हमको तो ये लगा कि हम गए और हमारा काम हो गया, जो आपने हमको वहां आश्वासन दिया था। लेकिन आज ये बोल रहे हैं ठीक है मत कीजिए, हम चाहते भी नहीं आप कीजिए, मेरे को सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि मैंने कौन सी बिल्डिंग के ऊपर जाके छलांग लगानी है या कौन से समुद्र में कूदना है। ये जो सामने बैठे हुए जो लोग हैं इनकी तो उम्र हो चुकी है, इनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं जरूरत से ज्यादा स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैं नागपुर जिंदा नहीं जाऊंगा ये काम हुए बगैर, और नहीं तो यहीं जान दूंगा। आप बता दीजिए। बोले आम्ही त्याच्याबद्दल आम्ही काय करू शकतो, मला कुछ मत कीजिए, यही सुनना था मेरे को। यही सुनने के लिए मैंने आपको इतनी बात बोली है। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनको बोल रहा हूँ कि भैया आप ऐसा कीजिए, ये बिल्डिंग के ऊपर आप आ जाइए, इतने बजे वहां से मैं छलांग लगाने वाला हूँ, या ये समुद्र में मैं छलांग लगाने वाला हूँ, मीडिया को बोलूंगा। वो एकदम जब मैंने इतनी बात बोल दी तो एकदम चकरा गया। बोले ठीक है तुम्हें एक काम करा, सायंकाळी 5 वाजता या, शाम को 5 बजे आओ। उनका हम चले गए होटल में खाना, शाम को 5 बजे आए और हमारा काम हो गया। कभी कभी उनको ये ख्वाबो ख्याल में नहीं होगा जी कि भाई इस तरह की बात आ सकती है, और मैंने भी सही माने में देखा तो कहाँ सोचा था, मैं कहाँ जान देने वाला था। एक धमकी देना था जवान साहब को वही किसी तरह ये काम हो जाए, और वो काम हो गया जी। ये चट्टानों से टकराने वाली बात से मेरे को ये वाकया याद आ गया। तूफानों से जो वो तूफानी है ना जी, मुख्यमंत्री, और हम कहाँ राजा भोजर, कहाँ गंगूदली, उनके सामने हम क्या है। युवा राजनीति की बात, जैसे संजय गांधी के ताल्लुक से जो बात मैंने कहा कि आप उनके सिर पे सालार हुआ करते थे, युवा राजनीति को आपने जन्म दिया, मैं ये कहूँगा, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसे युवाओं की राजनीति में कोई योगदान नहीं हुआ करता था, जो देश की हमारे एक बैकबोन है, रीढ़ माने जाते हैं। तो उस वक्त के जो युवा थे, आज जो युवा देखते हैं आप, क्या फर्क महसूस करते हैं आप? फर्क मैं ये महसूस करता हूँ कि उस वक्त जो युवा थे
जी। उनमें एक बलिदान की भावना थी। भावना ऐसी कि अपन संजय गांधी के मैं काफी करीबी रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन संजय गांधी अगर आज होते तो आज जो हमारे देश का जो माहौल है, जो राजनीति है, वो ये मुकाम पे नहीं होती, उसका अलग ही नजरिया होता। क्योंकि आपको जानते हैं कि जब संजय गांधी का नाम आया तो फैमिली प्लानिंग का विषय उन्होंने उठाया था, 2 या 3 बच्चे, तो ये उन्होंने उठाया था। लेकिन राजनीति है, अब उसका ध्यान कैसे हुआ, अलग अलग कहानियां हैं। और उस व्यक्ति में इतना मादा था, इतनी ताकत थी उनमें, उनकी वाणी में, कि युवा लोग उनके पीछे जान देने के लिए तैयार हो जाते थे, कि उनको लगता था कि ये हमारा मसीहा है। तो आज की राजनीति, आज जो युवा है, एक्चुअली क्या हो गया है मैं बताऊं आपको, फैक्ट ये है कि मैं युवाओं को भी, आज के युवाओं को भी दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि आजकल जो पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ गई है और इतने लोग हो गए हैं, आज रोजी रोटी कमाने के लिए, आप समझते हैं कि रोजी रोटी कमाने के लिए शकील भाई, लोगों को पढ़ाई पे पहले ध्यान देना है। आज हम गेम्स की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अच्छे अच्छे बच्चे जो 10th और 11th तक स्टेट चैंपियन थे बैडमिंटन में, जूनियर्स में, जहां उनको 11th और 12th आई, तो 12th उनको मैक्सिमम मार्क्स लेके क्वालिफाई करना है, ताकि उनको MBBS में, इंजीनियरिंग में अच्छे जगह उनको एडमिशन मिल सके। और वो एडमिशन लेने के लिए उन्होंने बैडमिंटन के कैरियर छोड़ दिए और पढ़ाई में लग गए। जो प्लेयर कहीं से कहीं पहुंच सकते थे, नहीं पहुंचे। जो युवाओं के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तो बात उन युवाओं की थी जो जिनके ताल्लुक से आप बात कर रहे थे। देश की राजनीति की तरफ हम बात करते हैं कि देश की राजनीति आज हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार है, महंगाई है, और भी ऐसे बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं जो देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं देश का भविष्य, के जो राजनेता हैं देश के, ये आने वाले दिनों में देश को उस मकाम पे, उस विजन पे ले जा पाएंगे? हाँ, इस विषय में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो पहले जो लीडर नेता थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्ना साहब थे, ये इनका एक मादा था, इनकी देश के लिए समर्पित इनकी भावना थी। लेकिन आज अभी जो रशिया है, जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार क्यों होता है? भ्रष्टाचार की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता, आज मैं आपको ये बताने में जरा भी संकोच नहीं करता कि आज की, इवन मैं नागपुर की राजनीति से आपको बताता हूँ, नागपुर का MLA है, नागपुर का एक कॉर्पोरेशन का मेंबर है, वो ADDP ऑफिस के अंदर में है, उसको बोलता है कि भैया हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, मेरे को 50,000 रुपये होना। वो ऑफिसर उसको 50,000 रुपये देने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, इसके जैसे कितने लोग उसको बोलते हैं, वो रिश्वत लेता है, हमको रिश्वत देने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हमारे काम रोकता है। और हमारे जब लाखों करोड़ों का स्टेक लगा हो तो हम बोलते हैं कि भैया ठीक है, 1,50,000 देगा, जान छुड़ाओ। अपने को 2 करोड़ रुपए ऊपर का 3 लाख रुपए महीने का ब्याज लग रहा है, तो इसको 2-3 लाख रुपए दो, काम करो। ये जो लोग हैं, मेन आज की जो पॉलिटिक्स है, ये भ्रष्टाचार उसी की देन है। आज मैं आपको पूछता हूँ, आप जानते हैं अच्छी तरह कि आज MLA का इलेक्शन लड़ने के लिए 4-4, 5-5 करोड़ रुपए, 6-6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। MP के इलेक्शन के लिए 20-20, 25-25 रुपए खर्च होते हैं। क्यों भाई, इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत क्या है? और वो जो आदमी इतना पैसा खर्चा करेगा और वो कहीं से कर्जा लेके, मकान बेच के, किसी भी तरह वो चुन के आएगा, चुन के आने के बाद में जो कर्जे उसने लोगों से उतारने हैं, वो भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा। जी बिल्कुल। और दूसरी राजनीति ये हो गई है कि जो एक बार गद्दी पे बैठ गया ना, वो गद्दी का जो उसको स्वाद मिला है, वो छोड़ना नहीं चाहता। अब छोटी सी बात बताऊंगा आपको मैं, अभी मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किस पार्टी ने क्या किया, ये नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी एक अलग पार्टी से जुड़ा हुआ, मैं नाम लूं, लेकिन एक फैक्ट बताऊंगा, आप हकीकत बताऊंगा। अभी जो कोयले का काम हुआ, ये सारी बातें हुई, फाइलें दब गई, मिल नहीं रही हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद में अभी जो फूड बिल आया, जो फूड बिल पास हुआ,
ये गवर्नमेंट ने 2009 के मैनिफेस्टो में दिया था, 2009, और उन्होंने लागू अभी 2013 में पास किया। संसद में मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी होगी वो पास होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पढ़ा होगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल बोझ गवर्नमेंट के ऊपर में, ये फूड बिल इतने लोगों को इतना सस्ता अनाज मुहैया कराने के लिए उनको 1.5 लाख करोड़ रुपए आएगा। और 1.5 लाख करोड़ कहां से आएगा? आज जो पार्टी बैठी है शासन में, उनकी भावना ये है कि भाई एक बार चुन के आना है, 1.5 लाख करोड़, करोड़ों लोगों को बेनिफिट मिलेगा, अनाज सस्ता मिलेगा। अब ये एक भावना अलग होती है। मैं आपको इसके विषय में एक और दूसरी बात बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सस्ता अनाज देना चालू हुआ। सस्ता अनाज देने की वजह से वहां पर यह हालत है कि काम वाले आज नागपुर में, महाराष्ट्र के अंदर में, इवन पंजाब में कितने वर्कर जो थे एमपी से और छत्तीसगढ़ से आते थे काम करने के लिए, आज यहाँ आपको आदमी नहीं मिलते। नहीं मिलेंगे। वो इसलिए नहीं मिलते कि उनको सस्ता अनाज इस कदर मिल रहा है कि जितना अनाज उनको मिलता है उसमें से आधा अनाज उनके घर के काम में आता, आधा हजार वो ब्लैक में ज्यादा कीमत में बेच के उनके घर चलते हैं, उनके खर्चे चलते हैं। आदमी नाकारा हो गया है। आज ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट को ये वो एडिशनल बोझ आने वाला है, ये पैसा कहां से आने वाला है? इनकी दो नीतियां हैं। एक, चुन के आ गए तो देखेंगे आगे क्या रास्ता निकलता है, और चुन के नहीं आए तो सामने वाली सरकार काम ना कर सके। आप समझते हैं मेरी बात? काम ना कर सके। अब होता यह है कि भाई जैसा, नहीं तो ये पैसा आएगा कहां से? इनकम टैक्स बढ़ेगा, एक्साइज के चार्जेस बढ़ेंगे। आप भी इनकम टैक्स देते हैं, आप भी इनकम टैक्स देते हैं, हम भी इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ये वो सारी बातें, ये बढ़ेगा। ये बहुत सारा जो है, ये जो टैक्स पेयर हैं, ये उनके ऊपर में आने वाला है अल्टीमेटली। और आज रुपए का मूल्य है। मैं आपको बताता हूं, हम यूरोप और अमेरिका टूर के ऊपर गए थे 1997 में। उस वक्त डॉलर 31 रुपए का था। आज डॉलर 66 रुपए और 68 रुपए और 69 रुपए तक पहुंच गया। अभी 66 रुपए कुछ है। ये डॉलर की कीमतें जो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, आज हम लोगों को, आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट बहुत कम है। इंडिया का एक्सपोर्ट से इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको बहुत कम बेनिफिट है, लेकिन जो इंपोर्ट करते हैं वो जिन्होंने आज 50 जैसों का 60 रुपए डॉलर का रेट है और आज 70 रुपए डॉलर का रेट हो गया, 66 रुपए हो गया, तो उनको ये समझ लीजिए कि 10-11% कीमत वैसी बढ़ गई। उन्होंने जो माल खरीदा उस वक्त 60 रुपए डॉलर का रेट था, माल आया उस वक्त 66 रुपए था, तो 10% उनके रेट कीमत बढ़ गई, क्योंकि जब उन्होंने पेमेंट करना हो आज के रेट में देना है। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम पढ़ते हैं पेपरों में, इतने लाख टन गेहूं पानी की वजह से बर्बाद हो गया। एक तरफ तो सरकार ये करती है कि सस्ते दाम में अनाज किसानों को देने के लिए मजबूर करती है, और उसके बाद में वो सस्ते में अनाज तो ले लेते हैं, लेकिन फूड कॉर्पोरेशन FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये खरीदती है और वो गोडाउन पे रखती है। और गोडाउन इतने इनके पास उपलब्ध होते नहीं, जमीन के ऊपर बिछा के ऊपर टाट पत्रियां लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो कितना लाखों टन गेहूं जो है, वो अनाज जो है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। अगर ये उनको उचित रेट दें और या उनसे सस्ता लें, लोगों को, गरीब लोगों को मुहैया कराएं, लेकिन साथ साथ वो उसकी जिम्मेदारी तो संभालें कि वो लिया हुआ अनाज जो है वो वेस्ट ना हो, सड़ ना जाए, पानी में गल ना जाए। जी, ये तो बात हुई देश की इस पॉलिसीज को लेकर। जिंदगी में बहुत से ऐसे मकाम आते हैं कि जब इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि चलते चलते पूछा मेरे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों में, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। तो आपके कुछ ऐसे साथी जो आपके साथ हैं आज, या जो आज आपके साथ नहीं है, ऐसे कोई साथी जो आपको याद आते हैं बहुत? जी हाँ, जरूर।
मैंने आपको बताया कि 4 क्लास मैंने उर्दू पढ़े। उर्दू पढ़ने के बाद में मैं उनमें ही बड़ा हुआ। उसमें एक हमारे मित्र थे यासीन भाई, हम यासीन ही बोलते थे, और वो उनकी मुझे बहुत याद आती है। एक अब्दुल हमीद अलमास, अगर आपने नाम सुना होगा, ये वहीं सतजयपुरे में रहते थे और उनका भी अभी देहांत हो गया है। यहाँ SFS स्कूल में वो ड्राइंग टीचर हुए थे, वो हुआ करते थे, वो हैं। और अब्दुल हादी, अब्दुल करीम, अब्दुल गफूर, इस नाम की जो फर्म है, उसके फर्म के एक वो संचालक थे, जिनकी चश्मे की दुकान और मनियारी की दुकान, बहुत सारे ऐसे काम थे। साथ में हम क्रिकेट खेला करते थे। और आज जो हमारे साथ हैं, अयूब भाई अकबानी हैं, वो हैं, रमेश कुमार हैं, एडवोकेट गोपलानी हैं, अटल बहादुर सिंह मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अच्छे दोस्त हैं। उनकी याद तो जरूर आती है, पुराने लोगों की भी आती है, जो अभी हैं उनकी भी आती हैं, लेकिन सभी दादी पोतों वाले हो गए, पोतों वाले हो गए, वो अपने बच कामों में मशगूल है, हम अपने काम में मशगूल है। जब मौका मिलता है तो टाइम निकाल के उनको जरूर मिलते हैं। जी माशाल्लाह, जो आपकी सेहत है इस उम्र में, आपकी जितना तजुर्बा है उतनी, उससे कई कम मेरी उम्र होगी, तजुर्बे से कम मेरी उम्र होगी। इसमें ज़िंदगी इंसान अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं जी पाता। हालात और वक्त उसको मजबूर करता है, और रास्ता किसी और जाना होता है और किसी और वो चल पड़ता है। तो एक ज़िंदगी जो हकीकत में हम जीते हैं, और दूसरी ज़िंदगी जो हमारी ख्वाबों की ज़िंदगी होती है। तो क्या ज़िंदगी में भी आपका कोई ऐसा ख्वाब रहा होगा कि जो क्या आप मुझे ज़िंदगी में ये करना चाहिए, ये बनना चाहिए, और वो आप नहीं कर पाए, ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में आप महसूस करते हैं? देखिए, मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक पढ़ाई की, और उसके बाद में मेरी शुरू से ही दिली तमन्ना थी कि मैं पायलट बनूंगा। और 1955 में बी सर्टिफिकेट एयरफोर्स की एक एग्जामिनेशन, फ्री स्कॉलरशिप फॉर बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ऐसा पेपर में हमने पढ़ा, और हम पहुंच गए। करीबन 70 या 80 लड़कों में 2 लड़के उसमें चुने गए थे। एक थेर गांव कर थे, नागपुर गए थे, और एक मैं चुना गया था। तो एक एम्बिशन थी कि पायलट, एक फ्री स्कॉलरशिप मिल रही है, जबकि आज अगर आप कोई पायलट बनना चाहें तो उसको ये बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास करने के लिए करीबन 4 लाख रुपए आज खर्चा आता है, और उस वक्त वो खर्चा करीबन 50,000 रुपये आता था। वो हमको फ्री में मिल रहा था कि हमको वो पैसे के बगैर बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे। हम बहुत खुश थे, खुशी खुशी घर पहुंचे। हमने अपनी मदर को बताया, अभी ऐसी ऐसी बात है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्या तू हवा में उड़ा जाएगा? पंजाबी में मुझे कहा, जरूरी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि तू हवा में उड़ेगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वो पुराने ख्यालात के थे, गांव के थे, उनके तो जहन में यही बात थी कि जो ऊपर गया है वो ऊपर ही चला जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि तू उधर ट्रेनिंग लेने के लिए जाएगा, और यहाँ मैं कुएं में छलांग लगाऊं। तो वो मेरी दिली एक तमन्ना थी, मेरी बहुत एम्बिशन थी कि मैं कुछ करूं और पायलट बनूं। वो मेरी दिली तमन्ना रहेगी, उसका मुझे आज भी अफसोस है। जी जी, शायद संजय गांधी भी बहुत अच्छे पायलट थे। जी हाँ, उन्हीं की प्रेरणा थी। आपने सियासत की बात, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, यह नागपुर गार्डन क्लब था। जी, यहाँ आसिफ शरीफ, बैरिस्टर शरीफ के बड़े भाई जी, उनका शायद नाम रहीम, हाई कोर्ट के मशहूर इब्राहिम शरीफ, उनका नाम, हाई कोर्ट के वकील थे, उनका नाम इब्राहिम शरीफ था, और उनके बड़े ब्रदर थे आसिफ शरीफ। वो यहाँ नागपुर में फ्लाइंग क्लब हुआ करता था, फ्लाइंग क्लब के वो इंचार्ज थे। तो उनके साथ में हम कभी कभी फ्लाई करने के लिए चले जाया करते थे। जी वो उनकी बहुत याद आती है। जी। आज उनके लड़के हैं, एडवोकेट मकसूद शरीफ का नाम सुना होगा, वो उसी परिवार से। जी जी बिल्कुल। आपने अटल बहादुर सिंह जी की बात की, तो वो मैं समझता हूँ यहाँ के नागपुर कॉरपोरेशन के किंग माने जाते रहे, किंग मेकर भी रहे, 2 समय शायद मेयर भी रहे हो यहाँ के। तो राजनीति में आप उनसे क्या सीखते हैं, और आप किसी अगर पार्टी से जुड़े हैं तो आपने कभी कोई इलेक्शन लड़ा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, इलेक्शन मैंने
पॉलिटिक्स में नहीं लड़ा है जी। एक ही बार मुझे इलेक्शन लड़के नागपुर टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ था जी। उसमें सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए मैंने इलेक्शन लड़ा था जी। और मुझे ये बताने में आपको जरा भी संकोच नहीं कि मेरे जो अगेंस्ट जो अपोनेंट खड़ा था वो गुजराती समाज का बंदा था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो गुजराती समाज का बंदा है, आज भी लकड़े का काम वो कर रहा है, वो था। और बहुत जबरदस्त इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में करीबन 450 कुछ वोटिंग हुई थी जी। उसमें मेरे को 290 वोट मेरे को मिले थे जी। और उस व्यक्ति को कुछ 116 या कुछ मिले थे, कुछ वोट मिले थे, जबकि 416 वोटर्स में से 325 लोग गुजराती समाज के थे जी। ये उनकी चाहत थी मेरे प्रति, मेरे काम के प्रति, कि जो मेरी लगन थी काम करने की, जिस वजह से गुजराती समाज इनकी मेजॉरिटी थी, वहां मुझे उन्होंने चुन के दिया, वो एक मैंने इलेक्शन लड़ा जी। और दूसरी बात, आपने कहा अटल बहादुर सिंह के बारे में, अटल बहादुर सिंह एक अलग ही व्यक्तित्व है। आज तक उस व्यक्ति ने कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी भी कोई भी उसके पास में मदद के लिए गया है, उसने ये नहीं देखा कि कौन आया है, जो उससे हो सका। यानी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कई बार उसने 4, 5, 6 दोस्त हमारे जैसे थे उसको बोलता था, यार बलबीर, यार बिल्ले, एक उनका दोस्त है बिल्ला तुली, बिल्ले यार एक काम करो यार, तुम 1,000 रुपये भेजो, मेरे को इस व्यक्ति को 5,000 रुपये देने। हम लोग देते थे, उसको वो 5,000 रुपये देता था जी। और कभी उसने किसी को, और एक चीज बताऊं आपको, पॉलिटिक्स में वो बहुत रहा, लेकिन उसका एक स्वाभिमानी व्यक्ति, एक उसकी सोच, आज भी मैं कहता हूं आपको, कॉर्पोरेशन के अंदर में नौकरी लगाने के लिए लाखों रुपए लोग देते हैं और उसने कभी 1 रुपया किसी व्यक्ति से नहीं लिया। और उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। 1996 में 96 में मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चालू था सिविल लाइंस में, HDFC हाउस अगर आपने देखा होगा जी, तो मेरा कंस्ट्रक्शन है, उसके पीछे प्रीतम अपार्टमेंट फ्लैट स्कीम है जी। तो उसके मेरे प्लान सैंक्शन में मेरे को दिक्कत आ रही थी। उस वक्त जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे बहुत सख्त थे, लेकिन उन्होंने 1 महीना पहले ही उन्होंने ऐसा पास किया था लॉ कि जिसकी 20,000 फुट से जो ऊपर है प्लॉट, 2,000 मीटर से ऊपर अगर कोई प्लॉट है तो उस प्लॉट का नक्शा उनकी मंजूरी के बगैर, उसके बगैर वो सैंक्शन नहीं होगा। और वो बहुत ज्यादा सख्त थे, यानी ये समझ के बोलने भी मुझे संकोच नहीं, नाम मैंने आपसे कहा मैं किसी का नहीं लूंगा, वो काम करने की, किसी का काम करके खुशी नहीं दो, क्योंकि अटल बहादुर सिंह ने कई लोगों को वहां नौकरियां दिलवाई और कभी किसी से 1 पैसे की भी उसने अपेक्षा नहीं की, यही कारण था। और एक बहुत ही सोची समझी, आज 2 बार एक अपोजिशन में रहने के बाद जिसके मुश्किल से उंगलियों की गिनने के 4, 5, 6 लोग उसके जो कारपोरेटर हुआ करते थे, 10 लोग ज्यादा ज्यादा हुआ करते थे, मुझे नहीं मालूम कि उसकी पार्टी ने कभी 10 लोग भी उसके कारपोरेटर खुद के हुए हों, लेकिन उसकी एक सोच थी और हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर रहते थे। तुमने कन्विंसिंग कैपेसिटी अटल बहादुर सिंह में, इस व्यक्ति को कैसे कन्विंस करना, कैसे विश्वास दिलाना, और वो उसको विश्वास दिलाते थे, कन्विंस करते थे, और वो कन्विंस होता था क्योंकि उससे ये विश्वास होता था कि अटल बहादुर सिंह के कहने पे अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे कभी भी विश्वासघात नहीं होगा, मुझे धोखा नहीं होगा। इस वजह से कुछ भी मेजॉरिटी ना होते हुए वो 2 बार महापौर रहे जी। यही हमारे देश की एक बड़ी खास बात रही कि लोगों ने धर्म जाति, राजनीति में धर्म जाति से ऊंचा उठकर जो है लोगों को अपने नुमाइंदे चुने। और ये जहाँ तक हम ये बात कहते हैं, तो जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं वो उन्हें कोई कुव्वत, कोई ताकत मिटा भी नहीं सकती। तो आज हमारे साथ मौजूद थे बलबीर सिंह जी रेणु। शायद उनकी बातों को देखकर मुझे लग रहा था, ये महसूस हो रहा था कि हमें मिटा सके ज़माने में वो दम नहीं, ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं। दोस्तों, आपको हम 1 to 1 स्कूप के ऐसे कार्यक्रम में और भी शख्सियतों से मिलाएंगे, और एक बार फिर हम बलबीर सिंह जी रेणु का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमारे साथ आए और उन्होंने अपनी बातें ज़िंदगी के बहुत ही अहम हिस्से को हमारे साथ शेयर किया, हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। और उनकी बात को हम इस तरह भी याद रख सकते हैं, रखेंगे
कि हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो मुकाम आए, जो स्ट्रगल आपने किया, तो मैं ही समझता हूँ कि मैं इतना ही कहूँगा कि हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं, कांपते हाथों से तलवार उठाया न करो। 1 to 1 स्कूप को आप देखते रहिए, फिर किसी खास मेहमान के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अंत में आपका शुक्रिया अदा करने से पहले मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो कुछ भी कहा है इसमें हो सकता है किसी बात से आप सहमत ना हो, तो मेरी अगर कोई गलती हो तो उसको नज़रअंदाज करें, और कुछ आपको अच्छी लगे तो उसका अनुकरण करने का प्रयास करें। मुझे आपने बुलाया, इतना अच्छा मेरे को विषय शेयर करने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको सिर्फ 2-3 अल्फाज ही कहूँगा, जर्रा नवाजी का शुक्रिया।